विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो को देखने से पहले हम थोड़े पूर्व में पब्लिश हुए वीडियो के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेंसेस ऑफ कॉल। पूर्व वीडियो में हम देख चुके हैं व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यह जानकारी हम पूर्व वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी। तो हम प्रारंभ करते हैं। जो टेंस का पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस का, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं आगे। वीडियो के पहले भाग में हमने देखा था टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हमने देखा था टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में सामान्य वर्तमान काल या वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं, अर्थात जिन कामों के बारे में हमें ये पता नहीं होता कि ये काम कब से शुरू हुआ है और कब खत्म होगा, यानी जिस काम की शुरुआत और अंत के बारे में हमें पता ना हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा है। ऐसा कार्य जो कब शुरू हुआ कब खत्म होगा हमें पता ना हो, तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, यानी कि जिसमें हमें किसी निश्चित समय के बारे में पता ना हो, बल्कि यह कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि रोजाना अपने समय पर होती हैं या फिर कभी कभी होती हैं, लेकिन जब मन करता है तब किसी के द्वारा की जाती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में पहचानने के कुछ और नियम भी हैं, जैसे कि रेगुलर एक्शन अर्थात लगातार क्रिया, इरेगुलर एक्शन जो क्रिया लगातार ना हो, हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रुथ, नियर फ्यूचर एक्शन फॉर एक्चुअल प्रेजेंट, न्यूज़पेपर हेडलाइंस और प्री प्लान्ड फ्यूचर। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और हम कैसे करते हैं, दूसरा प्रकार क्या होगा, तो यहाँ आप देखें जिन वाक्यों के अंत में, ऐसे कुछ वाक्य जिनके अंत में ता है, ते है, ती है आता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं। हिंदी में आप वाक्य देखते हैं और अंत में जैसे मोहन जाता है तो ता है पीछे आता है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं। आगे कुछ हम उदाहरण भी देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल रूल्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस वर्ब में और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। जब आप सेंटेंस देखेंगे तो इस प्रकार से आपको टेंस की जो रचना होगी या वाक्य की रचना होगी वह प्राप्त होगी। जैसे पहले सब्जेक्ट या कर्ता होगा, फिर क्रिया होगी, क्रिया में एस या ईएस होगा और अंत में कर्म होगा या ऑब्जेक्ट होगा। प्रेजेंट नेगेटिव, जो प्रेजेंट का नकारात्मक वाक्य होगा, उसके रूल्स होंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर होगी और अंत में कर्म होगा। तो कर्ता होगा, सहायक क्रिया डू या डज होगी, इसके साथ नॉट होगा और क्रिया होगी और अंत में ऑब्जेक्ट या कर्म होगा। प्रेजेंट इंटेरोगेटिव रूल्स, प्रेजेंट इंटेरोगेटिव, जब आप प्रेजेंट इंटेरोगेटिव वाक्य देखेंगे या वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो सर्वप्रथम जो सहायक क्रिया है डू या डज वह आएगी, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर क्रिया आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, अर्थात डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल्स, अर्थात प्रेजेंट इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आप देखेंगे तो संरचना इस प्रकार से होगी या रचना इस प्रकार से होगी सेंटेंस की। सर्वप्रथम डू या डज प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट और उसके पश्चात क्रिया होगी, अंत में कर्म या ऑब्जेक्ट आता है। यूज ऑफ डू एंड डज इन हिंदी, डू या डज का प्रयोग हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, यह यहाँ पर देखते हैं। तो डज का प्रयोग हम थर्ड पर्सनल सिंगुलर के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट या नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में ही, सी, इट या किसी का नाम आता है तो उसके साथ में हम जो सहायक क्रिया है डज का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग कब करते हैं, डू का प्रयोग हम थर्ड पर्सनल सिंगुलर को छोड़कर बाकी सभी के साथ करते हैं। ही, सी, इट, नेम के अलावा कोई भी शब्द आता है तो हम डू का प्रयोग करते हैं।
आगे हम देखते हैं, मैं आपको कुछ निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूं कि हम डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस इसको बनाने के लिए किस तरह से करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, ही डज नॉट गो, यह थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर डज आया है। यू डू नॉट गो, यू के साथ में डू आता है, यह प्लूरल है, प्लूरल सेंटेंस है। दे डू नॉट गो, यह भी प्लूरल है। और यहाँ दे के साथ डू आता है, अर्थात बहुवचन के साथ डू आता है, और यू के साथ भी डू आता है। इट डज नॉट गो, इट के साथ यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया है, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर या एक वचन है। वी डू नॉट गो, प्लूरल, यहाँ बहुवचन है वी, तो यहाँ डू का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सहायक क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का नियम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सेंटेंसेस को बनाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे वाक्य में कोई अशुद्धि ना हो। जैसे कि पहला है, डू या डज का प्रयोग हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए ही करते हैं। तो डू या डज का प्रयोग जो है वह हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए ही करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर अवस्था में हो या एक वचन हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे कि राम, राहुल, दिवेश, तब हमेशा वर्ब के साथ एस और ईएस लगाकर ही वाक्य को बनाएं। तो वाक्य के साथ में एस या ईएस कब लगाना है आपको? जब एक वचन करता हो। अगला है, किसी भी बहुवचन या प्लूरल के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी क्रिया या फिर वर्ब के अंत में इनमें से कुछ आए, जैसे ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, सी एच या एस एच आए, तो हमें उस क्रिया में एस और ई एस को जोड़ देना होगा। अब आगे देखते हैं हम कुछ उदाहरण के लिए, जैसे टच, इसमें ई एस लगेगा, टचेस होगा। गो में ई एस लगाकर गोज। रीच, रीचेस। पास का पासेस होगा। टैक्स में ई एस लगेगा तो टैक्सेस होगा। बास का बासेस होगा। आप यहाँ पर जो दिख रहे हैं कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है, तो इन नियमों के अनुसार इस प्रकार से होगा। बाच का बाचेस होगा। टीच का टीचेस होगा। क्रिया के आखिर में यदि भी हो तो भी का आई करके आगे ई एस लगाएं। जैसे ट्राई में आई या ई एस इस प्रकार से लगेगा, बाय हटाकर आई करेंगे और ई एस लगा देंगे। स्टडी का स्टडीज हो जाएगा, बाय हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। कैरी का कैरीज होगा, तो बाय हटाकर आई ई एस हम लगाते हैं। परंतु बाई के पहले स्वर हो तो बाई का आई नहीं किया जाता, तब सिर्फ एस लगाएं। जैसे जो अंतिम किसी भी शब्द में अंतिम अक्षर बाय है तो वहाँ पर हम बाय को नहीं हटाते, सिर्फ एस लगा देते हैं। जैसे प्ले का प्लेस हो जाता है, ओवे का ओवेस हो जाता है और बाय का बायस हो जाता है। इस तरह से आप जब भी किसी क्रिया के अंत में ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, सी एच, एस एच इन शब्दों को देखो तो आप उस वर्ग के अंत में एस या ई एस का प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि साधारण या सकारात्मक वाक्य को बनाने का तरीका अत्यंत सरल है, जिसमें हमें वाक्यों को बनाते टाइम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ जो स्ट्रक्चर दिया है या रचना दी गई है वह इस प्रकार से होगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और इसमें एस या ई एस लगेगा, अंत में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ हम देखें, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, यह वाक्य अंग्रेजी में कैसे बनेगा? तो आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हम रोज अपना काम करते हैं। वी डू अवर वर्क रेगुलरली। तुम सुबह व्यायाम करते हो। यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। वे रोज दूध पीते हैं। दे ड्रिंक मिल्क एवरी डे। राम कड़ी मेहनत करता है तो राम वर्क्स हार्ड। वह सच बोलती है तो सी स्पीक्स द ट्रुथ। सोनाली रोज स्कूल जाती है। सोनाली गोज टू स्कूल डेली। वह अपनी किताब पढ़ता है। ही लर्न्स हिज बुक। राधा बाजार जाती है। राधा गोज टू मार्केट। सोहन अपने पापा को पत्र लिखता है। सोहन राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। आप अन्य वाक्य भी उदाहरण के रूप में लेकर उनका ट्रांसलेशन करके देखें, या अंग्रेजी में आप किस प्रकार से लिखेंगे लिखकर आप देखें। अब हम देख लेते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस से संबंधित जानकारी, नकारात्मक वाक्य से संबंधित, यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम किसी काम के बारे में करने से मना कर देते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नहीं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा
सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, इसके साथ में सहायक क्रिया डू या डज आती है, नॉट का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और अंत में ऑब्जेक्ट आता है या कर्म आता है। कुछ वाक्य दिए गए हैं। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। तो द प्यून डज नॉट रिंग द बेल, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता। ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। दीज बॉय डू नॉट प्ले ऑन द रोड, देवेश बाजार नहीं जाता है। अब यहाँ देखें देवेश के साथ में डज का प्रयोग किया गया है और दीज या ए के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। एक वचन और बहुवचन का यहाँ पर अंतर है। देवेश बाजार नहीं जाता है। देवेश डज नॉट गो टू मार्केट। पूनम पानी नहीं पीती है। पूनम डज नॉट ड्रिंक वाटर। शिवानी टीवी नहीं देखती है, तो शिवानी डज नॉट वॉच टीवी। कृष्ण कंपनी में काम नहीं करता है, तो कृष्ण डज नॉट वर्क इन कंपनी। चिंटू अंग्रेजी की वीडियो नहीं बनाता है। चिंटू डज नॉट मेक इंग्लिश वीडियोज। वह सोयना कस्बा में नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू सोयना टाउन। आगे हम देखें कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि हम जब किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो उसे हमें प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर रखते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, रचना होगी वाक्य की, वह होगी सर्वप्रथम डू या डज आएगा, फिर कर्ता आता है या सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब या क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है और फिर अंत में ऑब्जेक्ट आता है। कुछ उदाहरण हैं। क्या चपरासी घंटी बजाता है? डज द प्यून रिंग द बेल? क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है? डज ही टेक बाथ एवरी डे? क्या ये लड़के सड़क पर खेलते हैं? डू दीज बॉयज प्ले ऑन द रोड? क्या देवेश बाजार जाता है? डज देवेश गो टू मार्केट? क्या पूनम पानी पीती है? तो डज पूनम ड्रिंक वाटर? क्या शिवानी टीवी देखती है? डज शिवानी वॉच टीवी? क्या कृष्ण कंपनी में काम करता है? तो डज कृष्ण वर्क इन कंपनी? क्या चिंटू अंग्रेजी की वीडियो बनाता है? तो डज चिंटू मेक इंग्लिश वीडियो? इस प्रकार से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्न भी होता है और प्रश्न नकारात्मक होता है। इस प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं? तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों को एक साथ एक ही वाक्य में बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सर्वप्रथम सहायक क्रिया डू या डज आती है, फिर सब्जेक्ट या कर्ता आता है, नॉट का कर्ता के साथ में प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और अंत में ऑब्जेक्ट या कर्म आता है। कुछ वाक्य देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। मैं रोज स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ? वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल डेली? आई के साथ में डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहले डू और फिर आई आया है। हम रोज अपना काम क्यों नहीं करते हैं? तो वाई डू वी नॉट डू आवर वर्क? बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होता है, तो वी के साथ में यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है। वाई डू वी नॉट डू आवर वर्क रेगुलरली? तुम स्वयं व्यायाम क्यों नहीं करते हो? वाई डू यू नॉट टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग? यहाँ यू के साथ भी डू का प्रयोग होता है। वे रोज दूध क्यों नहीं पीते हैं? वाई डू दे नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे? राम कड़ी मेहनत क्यों नहीं करता है? वाई डज राम नॉट वर्क हार्ड? आगे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। वह सच क्यों नहीं बोलती है? वाई डज सी नॉट स्पीक द ट्रुथ? सोनाली रोज स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो वाई डज सोनाली नॉट गो टू स्कूल डेली? वह अपना किताब से क्यों नहीं पढ़ता है? तो वाई डज ही नॉट लर्न फ्रॉम हिज बुक? तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी प्रकार देखे। सभी प्रकार के वाक्य जैसे साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, सभी के उदाहरण हमने देखे। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अन्य सेंटेंस या आप अन्य टेंस के बारे में देखना चाहते हैं, सभी टेंस समझना चाहते हैं, टेंस के सभी प्रकार उदाहरण सहित देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगला भाग यहाँ पर पब्लिश किया जाता है नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि अगले भाग में हम पास्ट टेंस के बारे में जानकारी देखेंगे। आप टेंस बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी शब्दकोश अपना बढ़ाना होगा। तो पहले आप अंग्रेजी शब्दकोश बढ़ाएं। टेंस समझने के बाद हम अन्य चीज़ें भी देखेंगे अंग्रेजी से संबंधित। आपको बाद में जो शब्दकोश है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो आप चैनल पर बने रहें और विभिन्न वीडियोज देखते रहें। धन्यवाद।